हे गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेयर करंट अफेयर सीरीज। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज है 26 अप्रैल 2020 और 26 अप्रैल 2020 की जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनेगी सभी को हम डिटेल में जानेंगे। पूरा सेशन हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल रहने वाला है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके यूपीएससी, बैंक, एसएससी, एनटीपीसी जिस भी गवर्नमेंट सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज को। आज की फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ लॉन्चेस ऐप ई कार्यालय फॉर मूवमेंट ऑफ फाइल्स। सीआईएसएफ ने फाइलों के संचालन के लिए एक ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया है। क्या होता है ये ई कार्यालय ऐप? तो जो भी फिजिकल फाइल्स थी अब उनको ऑनलाइन कर दिया गया है। अब वो सभी ऐप पे अपलोड कर दी गई है। अब जब भी उनका काम होगा, जब भी वो यूज होगी तो वो ऐप के थ्रू होगी। कारण क्या है ये सब करने का? क्योंकि कोरोना वायरस के कारण इन्फेक्शन का स्प्रेड ना हो, इन्फेक्शन ना फैले, इसलिए ये ऐप लॉन्च किया गया है सीआईएसएफ के द्वारा। अब जितनी भी फिजिकल फाइल्स इधर से उधर मूवमेंट होती थी यहाँ से वहाँ, अब वो इधर से उधर नहीं होगी। अब सभी ऑनलाइन इस ऐप पे चढ़ा दी गई है। अब जब भी वो यूज होगी तब डायरेक्ट इस ऐप से ले ली जाएगी। तो ये एक कोरोना वायरस के कारण लिया गया स्टेप है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा? हमारे लिए सिंपल इतना इंपॉर्टेंट बनेगा कि ई कार्यालय ऐप किसने लॉन्च किया? तो सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने इसे लॉन्च किया है। और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा हमारे लिए? तो और हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो राजेश रंजन इसके डायरेक्टर जनरल है, राजेश रंजन। और इसकी स्थापना कब हुई थी सीआईएसएफ की? 1969 को, 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इतना हमें पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता हूं। तो चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है वर्ल्ड मलेरिया डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 25 अप्रैल एवरी ईयर। विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो वर्ल्ड मलेरिया डे इसे कौन मनाता है? WHO। इसे WHO मनाता है। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तब WHO इसे नहीं मनाता था और ना ही WHO ने इसकी खोज की थी। इसे मनाया जाता था अफ्रीका देशों में। अफ्रीका देशों में 2001 में मलेरिया का प्रकोप बहुत ज्यादा था, इसलिए वहां पे अफ्रीका मलेरिया दिवस मनाया जाता था 2001 से। लेकिन 2008 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने उसका नाम बदल दिया और वर्ल्ड मलेरिया डे कर दिया और पूरे विश्व में उसे मनाए जाने लगा। इसे क्यों मनाया जाता है? ताकि मलेरिया की बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक बनाया जाए, ताकि लोग जागरूक रहे। इसे हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतना है कि वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 25 अप्रैल को। अच्छा, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी वर्ल्ड मलेरिया की? इस बार की थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी, ये इस बार की वर्ल्ड मलेरिया डे की थीम थी। ये भी हमें पता होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इसे मनाता है, तो WHO हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948, 1948 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, WHO का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 25 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स दिवस हर साल 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया गया। तो इसे कौन मनाता है? इसे मनाता है यूनाइटेड नेशन, UN इसे मनाता है। अच्छा, क्यों मनाता है UN इसे? तो UN के जितने भी जो प्रतिनिधि है हर देश में, उनके काम को सराहनीय बनाने के लिए, हर साल उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए यूनाइटेड नेशन हर साल इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे मनाता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए सिंपल इंपॉर्टेंट इतना है कि इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशन। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। अब और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा? यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पे? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। एंटोनियो गुटेरेस इसके सेक्रेटरी जनरल है, महासचिव है। सेक्रेटरी जनरल, महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। 24
अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे भी मनाया जाता है, यह भी हमें याद रखना है। अच्छा, बात डेज की हो रही है। अब 1 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक जितने इंपॉर्टेंट डेज आए एक बार हम उनका फिर से रिवाइज करते हैं। 1 अप्रैल को आया था उत्कल दिवस, जिसे हम ओडिशा दिवस भी कहते हैं। उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस, क्योंकि उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1936 को। 2 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। इसकी थीम क्या थी? द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड, द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। 4 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है? 4 अप्रैल को मनाते हैं इंटरनेशनल माइंस डे, अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस। 5 अप्रैल को 2 दिवस मनाए जाते हैं। एक मनाया जाता है इंटरनेशनल कॉन्साइंस डे, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, और एक मनाया जाता है नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे। इस बार की थीम क्या थी? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट, सस्टेनेबल शिप फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट इसकी थीम थी। थीम हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बनती है, क्योंकि अभी के जो एग्जाम्स है उनमें थीम पूछी जाती है या फिर वो पूछे जाते हैं कि इन्हें क्यों मनाया जाता है, यानी इसे कौन मनाता है। जैसे WHO मनाता है वर्ल्ड विश्व स्वास्थ्य दिवस को WHO मनाता है, और यूनाइटेड नेशन को यूनाइटेड नेशन मनाता है। ऐसे डेज पूछे जाते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे। 6 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, विश्व होम्योपैथी दिवस। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। इस बार की थीम क्या थी? अनहेंसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ, अनहेंसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। इसको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका नाम इसमें आ रहा है होम्योपैथी, इसलिए हमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी डेट याद होनी चाहिए। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है नासा क्रिएट्स विटल हाई प्रेशर वेंटिलेटर टू फाइट कोविड-19। नासा ने कोविड-19 से लड़ने के लिए विटल उच्च दबाव वेंटिलेटर बनाया। अच्छा, ये विटल क्या चीज़ है और बनाया किसने? नासा ने। तो अभी कोरोना वायरस के मरीज, जो सीरियस मरीज होते हैं, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर्स की आवश्यकता होती है, ताकि वो जल्दी रिकवर हो सके। और हाई प्रेशर वेंटिलेटर इसलिए भी आवश्यक होता है ताकि एक साथ कई पेशेंट्स को वेंटिलेटर प्रोवाइड कराया जाए। इसलिए नासा ने विटल नाम का एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर तैयार किया है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बनता है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतना बनता है कि विटल हाई प्रेशर वेंटिलेटर किसने तैयार किया? हमारा आंसर होना चाहिए नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म बनती है। अच्छा, विटल की क्या फुल फॉर्म बनती है? विटल की फुल फॉर्म बनती है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी असेसिबल लोकली, वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी असेसिबल लोकली, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। और नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है। अच्छा, नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? इसके हेड कौन है? जिम ब्रिडनस्टाइन, जिम ब्रिडनस्टाइन इसके एडमिनिस्ट्रेटर है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी यूएसए, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है नासा का। यह नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारी इंडिया की इसरो है वैसे वहाँ की नासा है। इतना हमारे लिए इस न्यूज़ में इंपॉर्टेंट बनता है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है नो अंबुबाची मेला इन गुवाहाटी कामाख्या टेम्पल दिस ईयर ड्यू टू कोविड-19। कोरोना वायरस के कारण इस वर्ष गुवाहाटी कामाख्या मंदिर में कोई अंबुबाची मेला आयोजित नहीं होगा। हमारे लिए सिंपल इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। ये आयोजित किया जाता है असम के गुवाहाटी में। गुवाहाटी असम की राजधानी है, यानी कैपिटल है। तो वहां पे एक कामाख्या टेम्पल है। एक चीज मैं आपको बता दूं, कामाख्या टेम्पल असम का एकमात्र इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा टेम्पल है। ये एक ही वहां पे टेम्पल है, छोटे तो और भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट और बड़ा टेम्पल कौन सा है? कामाख्या टेम्पल। हमें सिर्फ एक टेम्पल याद रखना है, कामाख्या टेम्पल। कहाँ पे है? असम में है। अच्छा, बात असम की हो रही है। असम की राजधानी कैपिटल क्या है? गुवाहाटी। असम के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। अच्छा, असम के गवर्नर राज्यपाल कौन है?
जगदीश मुखी, ये भी हमें पता होना चाहिए। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया ये एक कंपनी है, अलग अलग नहीं है। वोडाफोन और आइडिया पहले अलग हुआ करती थी, लेकिन 2018 सितंबर 2018 में ये मर्ज हो गई, दोनों एक हो गई। अब ये वोडाफोन आइडिया लिमिटेड बन गई, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड बन गई। टाइज अप विथ पेटीएम हैव लॉन्च्ड द रिचार्ज साथी program. This program will help individual and small businesses to earn additional income. अच्छा, वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम के साथ मिलकर रिचार्ज साथी एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। क्यों शुरुआत की है? ताकि जो छोटे व्यवसायी हैं उनको आय अर्जित करने में मदद मिलेगी, अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद मिलेगी। अच्छा, कैसे मिलेगी, कैसे काम करेगा ये रिचार्ज साथी प्रोग्राम? तो ये रिचार्ज साथी आपको पेटीएम में मिलेगा, पेटीएम में एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पे रिचार्ज साथी आपको मिलेगा। इससे क्या होगा, अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति का रिचार्ज करते हैं, जैसे पेटीएम से आपने वोडाफोन आइडिया के किसी का रिचार्ज किया, तो वोडाफोन आइडिया आपको रिचार्ज का कमीशन देगा। उस रिचार्ज का कमीशन कौन देगा? वोडाफोन आइडिया। तो ऐसे आपको ये कमाई देगा और आप एक महीने में मैक्सिमम 5,000 रुपए अर्न कर सकते हैं रिचार्ज करके। तो ये है रिचार्ज साथी। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रिचार्ज साथी किसने लॉन्च किया? हमारा आंसर होगा वोडाफोन आइडिया ने। किसके साथ मिलकर? पेटीएम के साथ मिलकर। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा? और हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा वोडाफोन आइडिया के बारे में और पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में। तो पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 2010 में। नोएडा उत्तर प्रदेश इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ है सतीश कुमार गुप्ता। सतीश कुमार गुप्ता इसके सीईओ है। वोडाफोन की बात करें, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, इसके सीईओ कौन है? रविंदर टक्कर। रविंदर टक्कर, ये हमें नाम पता होना चाहिए। गांधीनगर इनका हेडक्वार्टर है, गांधीनगर गुजरात इनका हेडक्वार्टर है। इतना इस न्यूज से हमें पता चलता है। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है संजय कोठारी टुक ऑथ एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। संजय कोठारी ने भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। तो संजय कोठारी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, जो पहले प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी रह चुके हैं। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के सचिव रह चुके हैं संजय कोठारी। अब इन्होंने सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर में शपथ ले ली है, यानी अब ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बन गए हैं। अच्छा, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या चीज होती है? तो ये करप्शन से रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते हैं इनको ये हैंडल करती है और ये भारत की सबसे बड़ी बॉडी है। एक तरह से ये मान सकते हैं सबसे बड़ा कमीशन है भारत का सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसके हेड बन गए हैं अब संजय कोठारी। अच्छा, संजय कोठारी बन गए हैं। संजय कोठारी पहले क्या थे? प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी। अभी प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी 2 दिन पहले नियुक्त किए गए हैं। उनका क्या नाम है? उनका नाम है कपिल देव त्रिपाठी। तो कपिल देव त्रिपाठी जी को अब प्रेसिडेंट के नए सेक्रेटरी बनाए गए, तो उनका नाम भी हमें पता होना चाहिए और संजय कोठारी जी का भी नाम पता होना चाहिए। इन्हें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1964, फरवरी 1964 को इसकी स्थापना हुई थी और अब संजय कोठारी इसके सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बन गए हैं। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है सिंगापुर कोलेडियम इंक्रीज इट्स स्टेक इन बंधन बैंक टू 4.49%। बंधन बैंक में सिंगापुर की कैलेडियम ने अपनी साझेदारी बढ़ाकर 4.49% कर ली है। अच्छा, कैलेडियम क्या चीज़ है? तो कैलेडियम सिंगापुर की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो फंड प्रोवाइड कराने का काम करती है। कहाँ की है? सिंगापुर की है। इसने भारत के प्राइवेट बैंक बंधन बैंक में अपना जो स्टेक है वो 4.49% कर लिया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतना सिंपल है कि कोलेडियम जो कि सिंगापुर का एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसने बंधन बैंक में अपना 4.49% स्टेक बढ़ा लिया है। अच्छा, बात स्टेक की हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले HDFC बैंक में पीपुल्स बैंक जो कि चाइना का बैंक है उसने 1.01% हिस्सेदारी कर ली है। ये भी हमें पता होना चाहिए। और अभी जब येस बैंक डूब रहा था तब SBI ने 49% स्टेक खरीद लिया है। तो ये हमें पता होना चाहिए करंट में लिए गए स्टेक्स है। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा हमारे लिए इस न्यूज़ में?
हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा बंधन बैंक। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? चंद्रशेखर घोष यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। टैगलाइन क्या है बंधन बैंक की? अक्सर टैगलाइन भी पूछी जाती है एग्जाम में, तो हमें टैगलाइंस का भी पता होना चाहिए। आपका भला सबकी भलाई, ये बैंक के एग्जाम्स में ज्यादा पूछी जाती है। क्या होती है किसी भी बैंक की टैगलाइन? तो बंधन बैंक की क्या है? आपका भला सबकी भलाई। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है उत्तर प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट विद ए सॉफ्टवेयर बेस्ड इन हाउस फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स। उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों की सॉफ्टवेयर आधारित इन हाउसिंग सुविधा वाला पहला राज्य बन गया है। सिंपल भाषा में बात करते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड इन हाउसिंग फैसिलिटी क्या चीज होती है? तो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट और उसके अंडर आने वाले जितने भी हाई कोर्ट्स है, वहां पे अब जितने भी डिसीजन होंगे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होंगे, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अदालतें चलेगी वहां पे। यह है सॉफ्टवेयर बेस्ड इन हाउसिंग फैसिलिटी। तो यह लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? उत्तर प्रदेश बन गया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट और क्या बनेगा? हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? हमारा आंसर होना चाहिए जस्टिस गोविंद माथुर। जस्टिस गोविंद माथुर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, इतना हमें पता होना चाहिए। और पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर बेस्ड इन हाउसिंग फैसिलिटी जो कि वर्चुअल कोर्ट्स के नाम से जानी जाएगी, ये लाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो हमारा आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अच्छा, बात उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। अक्सर लखनऊ के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लखनऊ कौन सी नदी पर बसा हुआ है? तो वो गोमती नदी पर बसा हुआ है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है, राज्यपाल है, इतना हमें पता होना चाहिए। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट लॉन्च्ड संपर्क दीदी फॉर स्टूडेंट्स। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो अभी कोरोना वायरस के कारण लगभग सब स्टेट्स ने अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो उस स्टेट के स्टूडेंट हैं उनकी एजुकेशन खराब ना हो, इसके लिए कुछ ना कुछ लॉन्च किया है। तो अब संपर्क दीदी किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। अच्छा, इसमें क्या होगा? जितने भी स्टूडेंट्स के, छोटे बच्चों की कॉमिक बुक्स होगी, बड़ों के लिए जितने भी बुक्स वगैरह होगी, वो सब इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, इस मोबाइल ऐप पे मिलेगी। तो अगर जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट होगा वो इस पे ले सकता है और वह अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकता है। ये किसने लॉन्च किया? उत्तराखंड ने। अच्छा, उत्तराखंड ने लॉन्च किया। अब आज हमारा जो स्टेट रहेगा वो उत्तराखंड ही रहेगा। अब हम उत्तराखंड के जितने भी नेशनल पार्क्स है और भी जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स है उन सभी को देखते हैं। उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 3। लोकसभा की सीटें कितनी है? 5। ये हमें पता होना चाहिए। राज्यसभा की 3 सीट, लोकसभा की 5 सीट। देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है और गैरसैंण इसकी समर कैपिटल है। ये अभी नई कैपिटल बनी है, इसलिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बनती है कि गैरसैंण कैपिटल किसकी है? उत्तराखंड की। जो समर कैपिटल है, विंटर कैपिटल देहरादून है। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री है, बेबी रानी मौर्य गवर्नर राज्यपाल है। नेशनल पार्क कौन कौन से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लोर्स फूलों की घाटी नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क। ये कहां पे है? उत्तराखंड में है। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करते हैं। यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना हुई थी 1936, 1936 को इसकी स्थापना हुई थी नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट की। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा? इसके डैम, हीरापुरा डैम और तेहरी डैम। हीरापुरा बांध कहां पे है? उत्तराखंड में। तिहरी डैम कहां पे है? उत्तराखंड में। अच्छा, तिहरी डैम सबसे ऊंचा डैम है भारत का। सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? तिहरी डैम। पूरे विश्व का नहीं, भारत का सबसे ऊंचा है तिहरी डैम। अच्छा, भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे लंबा डैम कौन सा? सबसे लंबा डैम है हीराकुंड डैम। ये हीरापुरा बांध है, वो हीराकुंड बांध है। तो हीराकुंड बांध कहां पे? उड़ीसा में है। यह भी हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ग्रीम वॉटसन पास्ड अवे। ही वॉज ए मिडल ओवर बैट्समैन एंड ए मीडियम पेस बॉलर। तो ग्रीम वॉटसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। वह मध्य क्रम के बल्लेबाज और मध्यम गति के गेंदबाज थे।
हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए सिंपल इतना इंपॉर्टेंट है, ग्रीम वॉटसन कौन है? ग्रीम वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व फॉर्मर क्रिकेटर है और उनका हाल ही में निधन हो गया है। अच्छा, बात निधन की हो रही है तो अभी अप्रैल मंथ में जितने भी स्पोर्ट पर्सन्स का निधन हुआ है एक बार उनका रिवाइज कर लेते हैं। मैं सिर्फ स्पोर्ट पर्सन्स का रिवाइज करवाऊंगा, कंप्लीट आर्बिचरीज कंप्लीट जितने भी निधन हुए उनका रिवाइज नहीं करवा रहा, सिर्फ स्पोर्ट से रिलेटेड पर्सन का रिवाइज करवा रहा हूं। तो रेडोमिर एंटिक सर्बिया से आते हैं, फुटबॉल कोच थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। नॉर्मन हंटर इंग्लैंड से हैं, पूर्व फुटबॉलर हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया। नॉर्मन हंटर इंग्लैंड से पूर्व फुटबॉलर। जैकी डूप्रीज जिम्बाब्वे से आते हैं, फॉर्मर क्रिकेटर है, पूर्व क्रिकेटर है। जाफर सरफराज पाकिस्तान से हैं, ये पूर्व क्रिकेटर थे, इनका हाल में निधन हो गया। डग सैंडर्स जो कि अमेरिका से थे, वो प्रो गोल्फर थे, यहाँ पे ये गलत है, ये वो यहाँ पे आएगा प्रो गोल्फर, तो वो प्रो गोल्फर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये था आज का कंप्लीट इंपॉर्टेंट सेशन जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा। अगर आपको अच्छा लगा, बेहतरीन लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।